हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आईटीआई के प्रत्यावर्ती धारा और बहुकला प्रणाली यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और पॉलीफेज सिस्टम का थ्योरी सेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर्स का ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और बहुकला प्रणाली सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसका यदि आप थ्योरी सेक्शन यानी कि थ्योरी सेक्शन अगर आप नहीं जानते हो तो इस चैप्टर्स में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी आपका फ़ायदा नहीं होगा बिना इसका थ्योरी सेक्शन जाने हुए। तो इसलिए इसका सबसे पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे जो कि निमी पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। ये जो थ्योरी सेक्शन आपको दिया जा रहा है ये रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक से निकाला गया है और आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा इस थ्योरी सेक्शन में। चलिए हम लोग समय को न गवाते हुए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। हमारा पहला टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि धारा कितने प्रकार की होती है। तो धारा दो प्रकार की होती है, एक डीसी होती है डायरेक्ट करंट और एक एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं वो जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा का क्या मतलब है। तो देखिए लिख रहा है, वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहे प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। देखिए, वह विद्युत धारा जिसका जिसका मान एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहे उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। हमारे देश में, हमारे भारत देश में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ फिगर में देखते हैं। ये जो आपको फिगर दिखाया गया ये प्रत्यावर्ती धारा का साइन दिखाया गया है, यानी कि यहाँ से जो लेके इस तरीके से ये जो साइन दिखाया गया है ये एसी का साइन है। एक बात और बता दें कि जो एसी जो होती है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इसका यूज हम अपने घरों में करते हैं। घरों में हम किसका यूज करते हैं? एसी का यूज करते हैं। और अगर यहीं हम बात करें कि डीसी का यूज हम कहाँ पे करते हैं, डीसी का यूज तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, जैसे मोबाइल, घड़ी आदि सभी चीज़ें किससे चलती हैं? डीसी से चलती हैं। यानी कि बैटरी में जो लाइट होती है वो डीसी होती है। अब इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये ग्राफ देखिए, ये जो ऊपर का ग्राफ दिखाया जा रहा है ये प्लस का साइन दिखाता है और जो नीचे का ग्राफ दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव का साइन दर्शाता है। ये पूरा ऊपर का यहाँ पूरा पॉइंट मिलाएंगे तो इस पॉइंट को हम पीक बोलते हैं और यहाँ नेगेटिव का पीक यहाँ पे आता है। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो एक ही वायर में फेज और न्यूट्रल दोनों ही धाराएं चलती रहती हैं और ये 1 सेकेंड में 50 बार वेरिएशन होता है, यानी कि प्लस और माइनस का वेरिएशन होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देश धारा देख लेते हैं। डायरेक्ट करंट वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा नियत रहती है, ये बदलती नहीं, देश धारा कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आवृत्ति फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं। तो लिखा है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकेंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। यानी कि 1 सेकेंड में कितने चक्र उसने लगाया उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। इसे एफ से डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू होता है 1/t, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टी समय अंतराल है, टी एक समय है। इसे हम ओमेगा से डिनोट भी कर लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपन 2 पाई होता है। ये अगर कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है उसकी फ्रिक्वेंसी हमको पता करनी है तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, और यदि ये कोई चीज़ सर्कल में मूव नहीं कर रही है, जो ऊपर आप फिगर देखें उसमें मूव कर रही है, तो ये वाला फार्मूला हम लगाएं। अगर कोई चीज़ जैसे कि पहिए के माफिक घूम रही है और हमें उसका फ्रिक्वेंसी पता करना है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हम ओमेगा के माध्यम से डिनोशन कर लेंगे। यानी कि ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा अपान 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई पाई यहाँ पे पाई ऐसे बनता है, पाई ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आवृत्ति की इकाई क्या है, यूनिट क्या है। ये बहुत बार पूछा जाता है। इसकी इकाई क्या है? साइकिल पर सेकेंड या फिर हार्ज। कहीं कहीं पे साइकिल पर सेकेंड आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पे हार्ज आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर जनरेटर वगैरह मोटर वगैरह की हमको फ्रिक्वेंसी पता करनी हो, जनरेटर की फ्रिक्वेंसी मान लीजिए हमको पता करनी हो, तो वहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो वहाँ पे हम F इज इक्वल टू NP/120
जहाँ पे एन जो है ये कुंडली में घूमने की गति, कुंडली की घूमने की गति जो है वो यह है, यानी कि मशीन, जो मशीन है वो कितने स्पीड में कितने आरपीएम पे घूम रही है। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, और पी का मतलब होता है ध्रुवों की संख्या। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, एफ इजिकल टू NP/120। तो इसमें अगर आप पुट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या चीज़, फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, कितनी फ्रिक्वेंसी होती है। एसी का समीकरण क्या होता है, तो एसी धारा का समीकरण होता है I=I0 sin ओमेगा टी होता है। फिर तात्कालिक मान किसे कहते हैं, तात्कालिक मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसे कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा, या धारा हो या फिर वोल्टेज हो, का किसी भी पल का मान उसका तात्कालिक मान कहलाता है। किसी पल, जैसे इस टाइम ऐसे ये घूम रहा है, तो अगर हम इस टाइम पे यहाँ पे मान देखते हैं तो हम यहाँ कहते हैं ये तत्काल का मान है। फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये भी तत्काल का मान है। यहाँ पे फिर देखेंगे तो तत्काल, मतलब तत्काल में जो मान लिया गया तुरंत मान लिया जाए वही उसका तात्कालिक मान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पीक वैल्यू क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और वोल्टा का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान ही उसका क्या मान हो जाएगा, पीक मान या शिखर मान हो जाएगा। वर्ग मध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है, जितनी कि उतनी समय में डीसी उत्पन्न करती है, उसी को आप क्या कहते हैं, वर्ग मध्य मूल मान कहते हैं। मतलब इसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए जैसे हमारे पास में कोई एसी का 5 वोल्ट है, फिर हमारे पास में डीसी का 5 वोल्ट है। जब हमने डीसी को किसी डिवाइस में लगाया, किसी चीज़ में दिया, तो इसने 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उत्पन्न किया। अब हम एसी का कितना वोल्टेज दें, 5 या 7, कि ये भी 5 ही डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उत्पन्न करे। यानी कि जितना वोल्टेज डीसी का टेम्परेचर उत्पन्न करे उतनी ही एसी का वोल्टेज देखते हैं कि कितना वोल्टेज हमारा उसमें टेम्परेचर कितना कर रहा है। यानी कि ये 5 पे कर रहा है कि 7 पे कर रहा है कि 8 पे कर रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, वर्ग मध्य मूल मान या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक, हाँ यहाँ पे ये टॉपिक है, धारा के लिए आरएमएस मान क्या होता है। तो धारा के लिए आरएमएस मान होता है 0.707 आई मैक्स। क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा कि धारा का जो आरएमएस मान होता है, धारा का आरएमएस मान निकालने के लिए हम 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वोल्टेज का आरएमएस मान यानी कि V का मतलब E ही होता है, आरएमएस मान 0.07 ई मैक्स हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे निकाल सकते हो 1/√2 आई मैक्स, 1/√2 ई मैक्स। अब नेक्स्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रायः सभी वैद्युत मापक यंत्र जैसे कि आपके घरों में इनर्जी मीटर यानी कि मीटर लगा होगा, विद्युत का मीटर लगा होगा, तो वो कौन सा मान मापता है, तो एसी का आरएमएस मान ही वो मापता है और कोई मान नहीं मापता है। औसत मान किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा के आधे चक्र में तात्कालिक मानों का औसत उसका औसत मान होता है। आधे चक्र में ही तात्कालिक मान हम निकालेंगे और इनका औसत निकालेंगे, यही जो होगा उनका औसत हो जाएगा। इसके लिए भी जो फॉर्मूला है आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 क्रॉस आई मैक्स, और ई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 ई मैक्स। यानी कि एक में 0.707 लगेगा जिसे हम आरएमएस बोलेंगे, और एक में 0.637 लगेगा जिसे हम एवरेज बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं गणनाओं के लिए एसी के औसत मान का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी हम लोग गणना करते हैं तो, और जब कभी हमें चीज़ों को मापना होता है तो आरएमएस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट शिखर गुणांक या श्रृंग गुणांक, पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर। अब इसमें देखते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा के शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू एवं आरएमएस मान के अनुपात को पीक फैक्टर अथवा क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। किस मान को, शिखर मान को और आरएमएस मान को आपस में जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पीक फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है, यहाँ पे पीक फैक्टर इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन आई आरएमएस, या फिर ई मैक्स अपॉन ई आरएमएस। दोनों चीज़ें एक ही हैं, एक ये करंट को दर्शा रहा है, ये करंट को दर्शा रहा है, और ये वोल्टेज को दर्शा रहा है।
इन दोनों को जब आप काटे पीटेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.414। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि AC का पीक फैक्टर कितना होता है। तो AC का पीक फैक्टर कितना होता है? 1.414 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्म फैक्टर किसे बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर, ये इसको आप इंग्लिश में ही याद रखिए, हिंदी में आप याद रखेंगे तो आपको भूल जाएगा। रूप गुणांक लिख रहा है, रूप गुणांक हिंदी में लिख रहा है, पर आप इंग्लिश में ही इसे याद रखिए। लिखा है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के RMS मान अथवा औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है? शिखर मान और RMS मान के अनुपात को आप पीक फैक्टर बोलते हो, और यहाँ पे बोल रहा है कि RMS मान और औसत मान के अनुपात को हम फॉर्म फैक्टर बोलते हो। तो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? RMS अपॉन एवरेज। तो ERMS अपॉन E एवरेज, तो 1.11 इसका फॉर्म फैक्टर होगा। और पीक फैक्टर कितना हो जाएगा? पीक फैक्टर हमारा हो जाएगा 1.414, और फॉर्म फैक्टर हमारा हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर हमारे पास में हो जाएगा 1.11। तो ये तीनों चारों वैल्यू आपको याद करने के लिए है, इसको आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया है, यह वोल्टेज तथा धारा के लिए समान होता है। जो फॉर्म फैक्टर होता है ये वोल्टेज और धारा दोनों के लिए क्या होता है? समान होता है, सिमिलर होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिया हुआ है जिसको इस टेबल में देख के हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, देखते हैं सिग्नल्स। यहाँ पे आपको वेव्स दिखाएगा, बहुत तरीके के सिग्नल्स दिखाएंगे। यहाँ पे उनके साइंस दिखाएगा, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर दिखाएगा, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर दिखाएगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर वेव दिखाएगा, यहाँ पे ट्रेंगुलर वेव दिखाएगा। यानी कि अब हम वेव देखते हैं, तो वेव में हमारा जो साइनसोइडल वेव होता है कुछ इस तरीके का होता है जैसा चित्र में दिखाया गया। हाफ वेव में हमारा इस तरीके का होता है, फुल वेव में हमारा इस तरीके का साइन होता है, रेक्टेंगुलर में इस तरीके का साइन होता है, और ट्रायंगुलर में इस तरीके का साइन होता है। ये बेसिकली सारे के सारे साइन आपको याद होने चाहिए। फिर अगर आपको साइनसोइडल वेव का RMS मान पता करना हो तो Im/√2 लिखेंगे। हाफ वेव का अगर RMS मान पता करना हो तो Im/2 लिखेंगे। फुल वेव के लिए Im/√2 लिखेंगे। रेक्टेंगुलर के लिए सिर्फ Im हो जाएगा RMS वैल्यू, और ट्रायंगुलर के लिए Im/√3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इस तरीके से एवरेज के लिए, साइनसोइडल के लिए हमारा एवरेज वैल्यू 2Im/π हो जाएगा। फिर हाफ वेव के लिए हमारा एवरेज वैल्यू Im/π हो जाएगा। फुल वेव के लिए 2Im/π हो जाएगा। रेक्टेंगुलर के लिए Im हो जाएगा, और ट्रायंगुलर के लिए हमारा Im/2 हो जाएगा। फिर सभी का फॉर्म फैक्टर देख लेते हैं। तो साइनसोइडल का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.11 होता है। इसी तरीके से हाफ वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है 1.57 होता है। फुल वेव का फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 होता है, और रेक्टेंगुलर का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1 होता है, ट्रायंगुलर का 1.16 होता है। पीक फैक्टर देख लेते हैं, साइनसोइडल का 1.414 होता है, हाफ वेव का 2 होता है, फुल वेव का 1.414 होता है, एंड रेक्टेंगुलर का 1 होता है, और ट्रायंगुलर का 1.73 होता है। ये सारे के सारे टेबल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, पूछ लेगा कि आपको हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर बताया, तो हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा? 1.57 हो जाएगा। पूछ लेगा कि रेक्टेंगुलर वेव का पीक फैक्टर बताया, तो रेक्टेंगुलर वेव का पीक फैक्टर 1 हो जाएगा। फिर अगर आपसे पूछ लेता है कि एवरेज वैल्यू बताइए आप ट्रायंगुलर वेव का, तो Im/√2 हो जाएगा। Im का मतलब होता है Imax, मतलब धारा का वैल्यू, मतलब धारा के वैल्यू में √2 से आप डिवाइड कर देंगे, या फिर धारा के वैल्यू में आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। यहाँ पे पाई, तो पाई का जो वैल्यू, पाई का मान आपका 22/7 भी लिख सकते हैं, और 22/7 ही आप लगा के इसको निकाल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे नंबर पेज में। ये रहा, इन फेज किसे बोलते हैं? तो जब दो प्रत्यावर्ती राशियाँ जैसे विद्युत धारा और वोल्टेज साथ साथ बढ़ती घटती हुई एक ही समय पर अपने शिखर मान पे पहुँचे तो वे इन फेज कहलाती हैं। साथ साथ बढ़ती घटती रहें लेकिन एक ही साथ अपने शिखर पर पहुँचे तो उन्हें क्या कहते हैं? इन फेज कहते हैं। उनके बीच का योग 0 डिग्री का होता है। इनके बीच का जो योग होता है वो कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। ये देखिए,
ये दोनों के दोनों हैं। इसमें एक को हम करंट मान ले रहे हैं, एक को हम वोल्टेज मान ले रहे हैं। देखिए दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है, पर दोनों के दोनों एक ही साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपने पीक पे भी एक ही साथ पहुँच रहे हैं, यहाँ पे भी अपने एक ही साथ पहुँच रहे हैं, तो एक ही साथ पहुँचने चाहिए। आउट फेज क्या है? जब दो प्रत्यावर्ती राशियाँ साथ साथ बढ़ती घटती हुई कुछ अंशों के अंतर पर अपने शिखर मान पे पहुंचते हैं तो वे आउट फेज कहलाती हैं। कुछ अंतों के शिखर पर देखिए, इसका शिखर यहाँ पे है तो इसका शिखर यहाँ पे है, इसका शिखर यहाँ पे है तो इसका शिखर यहाँ पे है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर होगा। अगर दो राशियों के बीच का अंतर 90 एंगल हो तो क्वाड्रेचर कहलाता है। यानी कि दो राशियों के बीच, यानी कि धारा और वोल्टेज की दो राशियां हैं, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का अंतर है तो क्वाड्रेचर कहलाएंगे। अगर 180 डिग्री का अंतर है तो एंटी फेज कहलाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा क्वाड्रेचर में कितने डिग्री का अंतर होता है या फिर एंटी फेज में कितने डिग्री का अंतर होता है, तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अग्रगामी किसे कहते हैं, पश्चगामी किसे कहते हैं। लीडिंग अग्रगामी को बोलते हैं, लैगिंग हम पश्चगामी को बोलते हैं। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पे पहुंची। मान लीजिए दो प्रत्यावर्ती राशि हैं, दूसरी की अपेक्षा एक जो है वो पहले अपने शिखर मान पे पहुंच रहा है तो उसे लीडिंग राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीडिंग राशि बोलेंगे, लीडिंग बोलेंगे, जो पहले पहुंच रहा है। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में शिखर मान पे पहुंचे तो लैगिंग होगा। यानी कि जो पहले पहुंच रहा है वो लीड कर लिया और जो बाद में पहुंच रहा है वो लैग कर लिया। अब यहाँ से जो होता है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो रहा है। अब देखते हैं हम प्योर रजिस्टिव सर्किट, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। हिंदी में क्या होगा? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हिंदी में होगा, इंग्लिश में प्योर रजिस्टिव सर्किट्स। देखते हैं, जिस एसी परिपथ में केवल प्रतिरोधक ही संयोजित हो, जिस एसी सर्किट को ये उसमें केवल प्रतिरोधक ही है भैया और कुछ नहीं है, तो वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाएगा। इसमें विद्युत धारा, इसमें दूसरा पॉइंट, इसमें विद्युत धारा वोल्टता इन फेज होते हैं। क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। इनके बीच की दूरी, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वैद्युत शक्ति की गणना, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, भले से वो एसी है लेकिन वैद्युत शक्ति की गणना डीसी परिपथ की भांति ही की जाती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो 1 मान लेते हैं हम, इकाई को 1 ही बोला जाता है। इंडक्टर या चोक किसे कहते हैं? तो देखते हैं, वैसे तो प्रत्येक प्रत्यावर्ती विद्युत धारावाही चालक में इंडक्टेंस विद्यमान होता है। कोई भी चीज़ है अगर वो उसमें धारा फ्लो हो रही है तो उसमें क्या रहेगा? इंडक्टेंस विद्यमान रहेगा। जब चालक के तार को कुंडली के रूप में लपेट कर एक नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने के लिए एक पुर्जे के रूप में प्रदान कर जाता है तो इसे इंडक्टर या फिर चोक कहते हैं। अब इसे हम आम भाषा में आपको बताते हैं, थोड़ा इसे मिटा लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये कोई चीज़, ये कोई लकड़ी है, प्लास्टिक है, कोई भी चीज़ है, इस पर जब हम एक वायर को इस तरीके से लपेट देंगे तो ये एक नियत मान का इंडक्टेंस उत्पन्न करेगा। तो जब ये नियत मान का इंडक्टेंस उत्पन्न करेगा तो ये क्या हो जाएगा? इंडक्टर या फिर चोक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडक्टेंस किसे बोलते हैं? इंडक्टेंस किसे, वो तो इंडक्टर था, ये तो अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे, ये इंडक्टर या फिर चोक है, लेकिन इंडक्टेंस किसे बोलते हैं? तो देखिए, एसी परिपथ का वह गुण, कोई एसी सर्किट उसका यह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, इंडक्टेंस कहलाता है। यानी कि कोई ऐसी परिपथ है उसका एक गुण होगा जिसके कारण उसके धारा के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करने लगेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडक्टेंस बोलेंगे। इसका प्रतीक क्या है? इसके एल से प्रतीक करते, इसका मात्रक हेनरी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेनरी, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रतिरोधक की भांति इंडक्टर्स को भी समूह की ज़रूरत पड़ती है। प्रतिरोधक को जिस तरीके से हम जोड़ते हैं उसी तरीके से इंडक्टर को भी हमें समूहन की ज़रूरत पड़ती है। श्रेणी क्रम में अगर इंडक्टर हो तो LT = L1 + L2 + L3 Ln। सीरीज का मतलब इस तरीके से एक इंडक्टर यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर तीसरा, इस तरह से ये सीरीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा समांतर क्रम के लिए 1/LT = 1/L1 1/L2 1/L3 ... Ln तक समांतर क्रम में रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, प्रेरकी प्रतिघात क्या होता है।
तो देखिए प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कोई धारा है उसके बहने के लिए कोई कुंडली है जो विरोध पैदा कर रहा है, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। विरोध किया जाने वाला प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध, कितना वो विरोध प्रस्तुत कर रहा है उसी को आप इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलोगे। इसे आप एक्सएल से डिनोट करते हो, इसका मात्रक ओम होता है। एक्सएल इजकल टू 2πfl होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। एक्सएल इजकल टू 2πfl। यहाँ पे एल हमारा इंडक्टर है, एफ हमारी फ्रिक्वेंसी है, और एक्सएल तो है ही यहाँ पे लिखा भी है। एफ हमारा फ्रिक्वेंसी है, एल हमारा इंडक्टर है जिसको हेनरी में, फ्रिक्वेंसी को हम हार्ज में मापते हैं, इंडक्टर को हम हेनरी में मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टर युक्त परिपथ में विद्युत धारा की गणना। इंडक्टर युक्त परिपथ में कोई परिपथ है जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, तो उसमें धारा की गणना हम कैसे करेंगे? तो उसमें धारा की गणना अगर हमको निकालना है तो आई एल इजकल टू, यानी कि इंडक्टर में धारा इजकल टू V/XL, एक्सएल इजकल टू 2πfl। तो एक्सएल इजकल टू 2πfl आप यहाँ रख देंगे, यहाँ टोटल वोल्टेज रख देंगे, यहाँ धारा निकल के चला जाएगा। आई एल इजकल टू विद्युत धारा, टोटल धारा, V इजकल टू टोटल वोल्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आई एल इजकल टू V/XL। नेक्स्ट देखते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट जिसमें इंडक्टर ही केवल लगा हो, तो केवल इंडक्टर अथवा चोक युक्त परिपथ शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। वैसे कोई भी परिपथ शुद्ध इंडक्टिव परिपथ नहीं होता, क्योंकि परिपथ में कुछ ना कुछ चालकों में कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है। कुछ इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा वोल्टता से 90 अंश पिछड़ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, यानी कि विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाएगी, यानी वोल्टेज आगे चलेगा और धारा पीछे चलेगी। अगर आप प्रेरकी लगा देते हैं तो, यानी कि आप इंडक्टर लगा देते हैं तो धारा पीछे चलेगी, वोल्टेज आगे चलेगा। कितने डिग्री आगे चलेगा? 90 डिग्री आगे चलेगा। फिर ने शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में शक्ति गुणक क्या होता है? शून्य होता है। इसका शक्ति गुणक क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि 90 डिग्री का अंतर है इसलिए। फिर देखते हैं संधारित्र कैपेसिटर किसे कहते हैं? तो कुछ अचालक पदार्थों से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति जो विद्युत आवेश एकत्रित कर सके संधारित्र या कंडेंसर कहलाती है। संधारित्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संचित करती है। संधारित्र ऊर्जा को किस में संचित करती है? विद्युत क्षेत्र में संचित कर लेती है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि दो कंडक्टर के बीच में अगर आप इंसुलेटर भर देते हैं तो जो डिवाइस हमें मिलकर बनती है वो क्या बनती है? उसे हम कहते हैं कैपेसिटर या फिर संधारित्र, जो कि घरों में पंखों में लगाए जाते हैं। धारिता किसे बोलते हैं? तो एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टता मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, जिसमें होने वाले वोल्टता के मान में परिवर्तन करे, धारिता कहलाती है। इंडक्टर क्या करता है? धारा के मार्ग में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, जबकि कैपेसिटर क्या काम करता है? वोल्टेज के मार्ग में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वोल्टता के मार्ग में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इसका प्रतीक चिन्ह सी है, इसे सी से डिनोट करना। इसका मात्रक जो होता है वो फैराड होता है, FARAD। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं संधारित्र प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसे बोलते हैं? तो देखिए प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रवाह के लिए किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसे XC से डिनोट प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी ओम होता है। XC इजकल टू 1/2πfc होता है। F हमारा फ्रिक्वेंसी है, C हमारा धारिता है फैरड में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये XC इजकल टू 1/fc। इस पर भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। फिर देखिए संधारित्र युक्त परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करना। कोई संधारित्र उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके विद्युत धारा का मान हमको ज्ञात करना। तो I इजकल टू V/XC हो जाएगा। I हमारा विद्युत धारा है और V हमारा टोटल वोल्टेज है, और XC आप यहाँ से निकाल सकते हैं, XC इजकल टू 1/2πfc से। शुद्ध संधारित्र परिपथ, प्योर संधारित्र परिपथ कैसा होता है? प्योर संधारित्र परिपथ ऊपर अभी आपने पढ़ा कि संधारित्र परिपथ कैपेसिटर के बारे में अभी आपने पढ़ा, तो अभी हम पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटर परिपथ क्या होता है। तो देखिए केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ शुद्ध कैपेसिटर परिपथ कहलाता है। वास्तव में कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है जिसमें कि कुछ ना कुछ इसमें प्रतिरोध तो रहता ही है ना। कोई भी ऐसा सर्किट आज तक नहीं बना जो शुद्ध कैपेसिटिव हो, उसमें कुछ ना कुछ तारों में तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ ये इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको याद करना है। क्या बोल रहा है कि शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टता
विद्युत धारा से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। इंडक्टर में क्या हो रहा था कि धारा जो थी पीछे चल रही थी, वोल्टेज जो था वो आगे चल रहा था। कितने डिग्री आगे चल रहा था? 90 डिग्री आगे चल रहा था। किसके लिए? इंडक्टर, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के लिए। पर कैपेसिटिव परिपथ में ऐसा नहीं है। कैपेसिटिव परिपथ में क्या है कि वोल्टता विद्युत धारा से पिछड़ जा रही है, यानी कि वोल्टेज पीछे है, करंट हमारा आगे चल रहा है। ये करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गया। इनके बीच में डिग्री कितने का? 90 डिग्री का है। और इनका भी शक्ति गुणांक क्या होता है? 0 होता है। तो ये याद रखिएगा कि इंडक्टिव परिपथ में जो होती है, जो इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज हमारा आगे चलता है और करंट हमारा पीछे चलता है। पर कैपेसिटिव परिपथ में हमारा वोल्टेज पीछे चलता है और करंट हमारा आगे चलता है। तो ये आपका रहा, और इसका शक्ति गुणक 0 होता है। पर ये याद रखिएगा कि प्योर रजिस्टिव सर्किट प्योर रजिस्टिव सर्किट का जो शक्ति गुणक होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, प्रतिघात दिया हुआ है, प्रतिबाधा या प्रतिघात, इम्पीडेंस इसे बोलते हैं। इसे जेड से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक भी ओम होता है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। एसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विद्यमान कुल अवरोध इम्पीडेंस कहलाता है। टोटल अवरोध। इम्पीडेंस ट्रायंगल इम्पीडेंस रेजिस्टेंस अथवा रिएक्टेंस से बनता है। इम्पीडेंस ट्रायंगल इम्पीडेंस रेजिस्टेंस अथवा रिएक्टेंस से बनता है। हम देखते हैं आरएलसी परिपथ यानी कि इसमें रेजिस्टेंस और एल का मतलब इंडक्टर, यानी ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों लगा हो। तो ये रहा रेजिस्टेंस और ये रहा इंडक्टर, यहाँ से सप्लाई दी जा रही है। इस परिपथ में प्रतिरोध इंडक्टर श्रेणी क्रम में संयोजित है। आरएलसी परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी है। यदि आर परिपथ में कुल प्रतिरोध, यहाँ पे अगर आर हम परिपथ का कुल प्रतिरोध मान लें तो एक्सएल हमारा क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन एक्सएल स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। जेड बराबर हमारा ये हो जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। यदि विद्युत के पिछड़ने का कोण फाई द्वारा दर्शाया जाए तो पावर फैक्टर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पावर फैक्टर कास फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। तथा शक्ति व्यय, अगर आपको शक्ति व्यय निकालनी हो तो P इक्वल टू वी आई अपॉन कास फाई। ये सभी जगह फॉर्मूला काम करेगा, ये भी सभी जगह काम करेगा और ये भी सभी जगह पे काम करेगा। अब देखते हैं आगे। आरसी परिपथ में, यानी कि सीरीज आरसी, जिसमें एक कैपेसिटर लगा हो और एक रेजिस्टेंस लगा हो, इस टाइप का सर्किट हो, तो कैसे करेंगे? तो वहाँ पे भी जेड का मान हमको निकालने के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर हम लगाएंगे और कास फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, शक्ति व्यय इक्वल टू वी आई कास फाई। यहाँ पे भी वही चीज़ें निकल के आएंगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं श्रेणी आरएलसी सर्किट। श्रेणी आरएलसी सर्किट, आरएलसी मतलब आर का मतलब रेजिस्टेंस, एल का मतलब इंडक्टर और सी का मतलब कैपेसिटर, यानी कि ये तीनों के तीनों सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो इसके मतलब क्या है? तो इसमें अगर आपको इम्पीडेंस निकालना हो तो इम्पीडेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और यहाँ पे जो साइन दिखाया गया ये माइनस का साइन है, एक्स सी का स्क्वायर। पर ये ऐसा नहीं है, अगर एक्सएल बड़ा है तो उसको एक्स सी से घटा देंगे और अगर एक्स सी बड़ा है तो उसको एक्सएल से घटा देंगे। वो तो अपने ऊपर है, जिसका मान ज़्यादा रहेगा उसको कम वाले मान से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। नीचे लिखा भी है, अभी हम इसको देख भी ले रहे हैं। नीचे देखिए क्या लिखा है उपरोक्त सूत्र में चिन्ह का तात्पर्य, जो साइन दिखाया गया इसका तात्पर्य अंतर अथवा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के घटाकर अंतर प्राप्त करें। और कास पाई यानी कि पावर फैक्टर कास पाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, और शक्ति व्यय वी आई कास पाई ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुनाद किसे बोलते हैं। अनुनाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रेणी आरएलसी परिपथ में, अभी नीचे आपने आरएलसी परिपथ को देखा ही। परिपथ में वह स्थिति, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब एक्सियल हमारा एक्ससी हो जाए, यानी कि एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं या फिर अनुनाद कहते हैं। और ऐसी परिपथ श्रेणी रेजोनेंस परिपथ कहलाती है। ऐसी परिपथ कौन सी परिपथ कहलाती है? श्रेणी रेजोनेंस परिपथ कहलाती है। सीरीज रेजोनेंस परिपथ में कुल रिएक्टेंस, इसमें जो कुल रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है? 0 हो जाएगा। तथा इम्पीडेंस परिपथ के कुल प्रतिरोध के बराबर, तथा इम्पीडेंस परिपथ के कुल प्रतिरोध के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब नीचे थोड़ा सा फॉर्मूले में हम देखते हैं। जेड इज इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो रेजोनेंस के कंडीशन में क्या हो जाएगा? एक्सएल हमारा एक्स सी के बराबर में हो जाएगा।
तो हमारे पास में बचेगा क्या, जेड बराबर आर ही तो बचेगा, क्योंकि एक्सियल और एक्ससी दोनों आपस में, ये दोनों आपस में क्या हो जाना है, बराबर हो जाना है। तो दोनों आपस में जब बराबर होंगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जब कट जाएंगे तो सिर्फ आर का स्क्वायर बचेगा। जब आर का स्क्वायर हम हटाएंगे, रूट हटाएंगे, तो हमारे पास में बचेगा क्या, ये वाला फार्मूला बचेगा, जेड इज इक्वल टू आर। यानी कि जब कभी भी अनुनाद की स्थिति हो तो वहाँ पे हमारा जो इम्पीडेंस होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से देखते हैं, यहाँ से एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी से, एक्सएल का मतलब 2 पाई एफ एल होगा और एक्ससी का मतलब 1/2 पाई एफ सी होगा। यहाँ पे हम सिर्फ एफ आर को हम एक तरफ करते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 1/, और इन सबको हम एफ को छोड़ के, फ्रिक्वेंसी को छोड़ के बाकी सभी को इधर लेके जाएंगे तो 1/2 पाई क्रॉस 2 पाई एल सी ये बचेगा। फिर एफ आर इज इक्वल टू हम करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एफ आर को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। एफ आर का मतलब क्या है, अनुनाद का आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति। ये बहुत बार पूछ लेता है कि अनुनाद की आवृत्ति का सूत्र क्या है, डायरेक्ट सूत्र ही आपसे पूछेगा। तो ये डायरेक्ट जो सूत्र है इसे आप एक बार रट लीजिएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो कृपया कमेंट, हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आभासी शक्ति किसे कहते हैं, तो एसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता के वर्ग मध्य मूल मानों यानी कि आरएमएस मानों के गुणनफल वी आई को आभासी शक्ति कहते हैं। यानी कि धारा और वोल्टता के जो आरएमएस मान है उनको आपस में गुणा कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, आभासी शक्ति मिल जाएगी। इसे वोल्ट एम्पियर से व्यक्त करता है तथा बड़ी इकाई को केवीए से व्यक्त करते हैं। बड़ी इकाई हो तो केवीए से, छोटी इकाई हो तो वोल्ट एम्पियर से। नेक्स्ट है वास्तविक शक्ति किसे कहते हैं, एसी परिपथ में आभासी शक्ति तथा शक्ति गुणक के गुणनफल को वास्तविक शक्ति कहते हैं। आभासी शक्ति और शक्ति गुणक के गुणनफल को, यानी कि आभासी शक्ति हमारा वी आई हो गया और शक्ति गुणक हमारा कॉस पाई हो गया, इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसकी इकाई वाट होती है, वास्तविक शक्ति की इकाई वाट होती है। और इसका मतलब क्या होता है कि आभासी शक्ति और शक्ति गुणक को आपस में गुणा कर लो तो वास्तविक शक्ति हमको मिलके आ जाती है। इसका भी आपको वो याद कर लीजिए यूनिट, इसका इकाई वाट होता है और बड़े के लिए किलो वाट होता है। प्रतिकारक शक्ति जिसे रिएक्टिव पावर बोलते हैं, आभासी शक्ति वी आई तथा धारा व वोल्टता के फेज कोण साइन थीटा के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं। तो वी आई साइन थीटा इसका प्रतिकारक शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कुछ और दिया, इसे वाटहीन शक्ति भी कहते हैं। इसकी इकाई वी ए आर प्रतिकारक वोल्ट एम्पियर, इसकी इकाई प्रतिकारक वोल्ट एम्पियर वी ए आर होता है, या फिर किलो वोल्ट एम्पियर, प्रतिकारक किलो वोल्ट एम्पियर के वी ए आर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट, इसका यूनिट 2 बार पूछ चुका है तो इसको यहाँ पर लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। नोट में क्या कह रहा है, नोट शुद्ध प्रेरकत्व संधारित्र परिपथ में शक्ति व्यय शून्य होता है, अर्थात ऐसे परिपथ में शक्ति व्यय प्रतिरोध के कारण ही होता है, प्रतिकारक शक्ति वी आई साइन थीटा को कोई उपयोगी कार्य नहीं करता। ये कोई उपयोगी कार्य नहीं करता। अगर आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रिक की कौन सी शक्ति से कोई उपयोगी कार्य नहीं होता तो वो कौन सी शक्ति है, प्रतिकारक शक्ति है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर फैक्टर के बारे में दे रहा है। पावर फैक्टर के बारे में तो एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति का अनुपात जो होता है वो पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति क्या है, वी आई कॉस थीटा, और आभासी शक्ति क्या है, वी आई। तो वी आई से वी आई हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस थीटा ही हमारा बचेगा। तो कॉस थीटा ही हमारा क्या है, पावर फैक्टर है। दूसरे शब्दों में एसी परिपथ में वोल्टता एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण की कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं। विद्युत धारा और वोल्टता के बीच में जो कोण बन रहा है उसी को आप पावर फैक्टर बोल देंगे। फिर देखते हैं इसमें लिखा है एसी परिपथ में प्रतिरोध तथा इम्पीडेंस का अनुपात भी पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos पाई इज इक्वल टू R/Z। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख, किसी भी उपभोक्ता के लिए समान 0.95 पश्चवर्ती यानी कि लैगिंग सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणक, सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणक, सबसे ज़्यादा अच्छा शक्ति गुणक क्या है, तो 0.95 लैगिंग। पश्चगामी अगर होगा तो बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम पावर फैक्टर के बारे में और कुछ दिया है।
पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 और इसका मात्रक कुछ नहीं होता, इसका मात्रक कुछ नहीं होता और इसका मान हमेशा अधिकतम 1 हो सकता है। पावर फैक्टर की यूनिटी क्या होती है? पावर फैक्टर यूनिटी एक्ससी इज इक्वल टू एक्सएल होगा। पावर फैक्टर 1 कब आएगा? तो पावर फैक्टर 1 तभी आता है जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी इज इक्वल टू एक्सएल हो जाएगा। लीडिंग कब होगी? तो हमारा जब एक्ससी हमारा बड़ा रहेगा एक्सएल से, और लैगिंग कब होगी? जब हमारा एक्ससी छोटा रहेगा एक्सएल से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब कभी भी एक्ससी एक्सएल के बराबर होगा तो पावर फैक्टर 1 आएगा, जब कभी भी एक्ससी बड़ा होगा एक्सएल से तो पावर फैक्टर हमारा 0 आएगा, लीडिंग आएगी। और जब कभी भी हमारा एक्ससी छोटा होगा एक्सएल से तो ये लैगिंग होगा। और सबसे किफ़ायती जो पावर फैक्टर होता है कितना होता है? 0.95 लैगिंग। एडमिटेंस किसे बोलते हैं? प्रवेश्यता। तो किसी ऐसी परिपथ में इम्पीडेंस का विलोम एडमिटेंस कहलाता है। किसका विलोम? इम्पीडेंस का विलोम एडमिटेंस कहलाता है। इसका मात्रक महो है या फिर सीमेन है। इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? वाई से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार इम्पीडेंस के 2 अंश प्रतिरोध और रिएक्टेंस होते हैं, उसी प्रकार एडमिटेंस के 2 अंश कंडक्टेंस और सस्पेंटेंस होते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? √g² प्लस b²। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टेंस, चालकता। तो प्रतिरोध का विलोम कंडक्टेंस कहलाता है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक महो होता है या फिर सीमेन होता है, तो जी इक्वल टू 1/r होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्पेंटेंस किसे बोलते हैं? अनुकार्यता। तो रिएक्टेंस का विलोम सस्पेंटेंस होता है, इसे बी से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक महो होता है, सीमेन होता है, बी इक्वल टू 1/x होता है। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा का समीकरण हम कैसे निकालेंगे? तो समीकरण हमारा हो जाएगा v इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी और इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। v हमारा क्या है? बोल्टता का तत्कालिक मान है। i हमारा क्या है? धारा का तत्कालिक मान है। v मैक्स क्या है? बोल्टता का शिखर मान है। i मैक्स क्या है? बोल्टता का धारा का शिखर मान है। ओमेगा इक्वल टू 2πf और f इक्वल टू फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में आ गया अब 3 फेज सिस्टम, त्रिकला प्रणाली। तो सिंगल फेज सिस्टम के समूह में 3 फेज प्रणाली बनती है, लेकिन भारत में 3 फेज प्रणाली पर उत्पादन और प्रसारण सब होता है। देखिए पहले सिंगल फेज रहता है, फिर उससे 3 फेज बनाया जाता है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 3 फेज में हम उत्पादन और ट्रांसमिशन, मतलब जनरेशन भी हम 3 फेज में करते हैं और ट्रांसमिशन भी हम 3 फेज में ही करते हैं। नेक्स्ट है 2 फेज सप्लाई में बाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन। 2 फेज सप्लाई है, बाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन जो होगा 90 एंगल का होता है, जबकि 3 फेज में जो बाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होता है 120 डिग्री का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 फेज में जो विस्थापन होगा 90 डिग्री का होगा और 3 फेज में जो विस्थापन होगा 120 डिग्री का होगा। 3 फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण सिंगल फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण की अपेक्षा आकार में छोटे, वजन में हल्के और अधिक दक्षता वाले होते हैं। यानी कि 3 फेज का प्रणाली का जो मशीन है वो बहुत ही अच्छा होगा। फेज बढ़ने से समान आकार के सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग बढ़ जाती है। 3 फेज सिस्टम 2 तरीके से जुड़ा जाता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से जुड़ा जाता है। एक स्टार कनेक्शन होता है, एक डेल्टा कनेक्शन होता है। ये आपको यहाँ जो फिगर दिखाया गया है ये स्टार कनेक्शन का फिगर दिखाया गया है और जो नीचे है ये डेल्टा कनेक्शन का फिगर दिखाया गया है आपको। जब कोई लोड डेल्टा में कनेक्ट हो तो VL इज इक्वल टू, यानी कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज हमारा होगा। VL बना लाइन वोल्टेज और VPH हमारा फेज वोल्टेज। जब कोई चीज़ हमारा डेल्टा में कनेक्ट है तो जो वोल्टेज लाइन में होगी वही वोल्टेज फेज में भी होगी। अब इसमें करंट की बात कर लेते हैं। तो IPH यानी कि फेज में करंट जो होगा वो IL लाइन में करंट अपान √3 निकाल लेंगे तो फेज में हमें करंट मिल जाएगा। IL इक्वल टू लाइन करंट और IPH इक्वल टू फेज करंट। ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट कि इसका फेज करंट बताइए और इसका फेज वोल्टेज बताइए। और जब कोई लोड स्टार में कनेक्ट हो तो IL इक्वल टू IPH होता है, यानी कि लाइन करंट बराबर लाइन फेज करंट होता है। IL इक्वल टू लाइन करंट, IPH इक्वल टू फेज करंट। जबकि इसका जो फेज वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज अपॉन √2 होता है।
फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। जब कोई लोड स्टार कनेक्शन में हो तो पावर, जब कोई लोड स्टार कनेक्शन में हो तो उनका पावर हम कैसे निकालते हैं, तो PT इज इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा होता है। PT इज इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है जब कोई लोड डेल्टा कनेक्शन में हो तो उसका पावर फैक्टर √3 VL IL cos थीटा ये भी होता है। 3 पलानी में तारों का फेज अनुक्रम RYB में होता है। R हमारा जो होता है वो रेड होता है, Y हमारा जो होता है वो येलो होता है और B हमारा जो होता है वो ब्लू होता है। यानी कि 3 तरीके के तार हमको 3 फेज प्रणाली में देखने को मिलते हैं, एक रेड, एक येलो, एक ब्लू। नेक्स्ट देखते हैं 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका जो फेज अनुक्रम होता है फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुफेजी मोटर स्वतः स्टार्ट होते हैं। 3 फेजी मोटर जो होती है वो स्वतः स्टार्ट होती है। 3 फेज को बहुफेजी बोलते हैं। सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर का तुल्यकालन सरल होता है। 3 फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणक क्या होता है, कम होता है। यानी कि 3 फेज का शक्ति गुणक जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर सिंगल फेज संचरण ट्रांसमिशन की तुलना में 3 फेज संचरण प्रणाली अधिक निर्भर होती है, इसीलिए हम 3 तार से सप्लाई को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। 3 फेज संचरण प्रणाली में तांबा क्षति क्या होती है, कम होती है, कॉपर लॉस। स्टार कनेक्शन में तीनों तारों के मिलन बिंदु से जो तार जुड़ा होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं। तीनों तारों के मिलन बिंदु से जो तार जुड़ा होता है न्यूट्रल कहते हैं, जिसमें धारा का मान 0 होता है। इसे ही 3 फेज 4 वायर प्रणाली कहते हैं। 2 प्रत्यावर्तीय परिमाण सदिश विधि से जुड़े होते हैं। 2 प्रत्यावर्तीय परिमाण किस विधि से जुड़े होते हैं, सदिश विधि से जुड़े होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कुछ चीज़ें। एक आदर्श धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए तथा आंतरिक चालकता 0। एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए और आंतरिक चालकता भी 0 होनी चाहिए। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 तथा आंतरिक चालकता अनंत होनी चाहिए, वोल्टेज स्रोत का, लेकिन धारा स्रोत का नहीं, दोनों का दोनों 0 होने चाहिए। फिर देखो DC सर्किट का सभी नियम AC सर्किट के लिए लागू होता है, जबकि AC सर्किट का केवल प्रतिरोध धारण किया रहेगा। DC का सभी नियम AC में लागू होगा, लेकिन AC का केवल प्रतिरोध ही DC में लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। नेक्स्ट विद्युतीय विस्थापन। अगर आपको किसी चीज़ का विद्युतीय विस्थापन आपको ज्ञात करना है तो 360 विद्युतीय अंश मतलब 360 डिग्री अपन फेजों की संख्या आप ज्ञात कर लीजिए, आपको चीज़ें कितना विस्थापन पे वो है पता चल जाएगी। इससे हम देख लेते हैं एक चीज़ें कि 2 फेज है, तो 2 फेज है हमारे पास में 360/2। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे आपको विद्युतीय अंश देने पड़ेंगे, कितने डिग्री का हम अंतर दे रहे हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि विद्युतीय विस्थापन कितनी डिग्री का है। किसी भी 3 फेजी मोटर के 2 फेजों का परस्पर बदलने पर उसके घूमने की दिशा बदल जाती है। कोई भी 3 फेज का मोटर तो उसके 2 फेज को आपस में बदल दीजिए, उसकी घूमने की दिशा बदल जाएगी। यदि कोई 3 फेज प्रेरणा मोटर RYB फेज अनुक्रम में जुड़ी है और यदि RBY कर दिया जाए तो मोटर घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। दोलित्र में आवृत्ति, कोई चीज़ दोलित्र में आवृत्ति उसका ज्ञात करना है तो दोलित्र की आवृत्ति F = 1/2π√LC 1/2π√LC हो जाएगा हमारा दोलित्र की आवृत्ति। AC के लिए संधारित्र द्वारा किया जाने वाला विरोध को संधारित्र विरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान क्या होता है, 0 लीडिंग होता है। यहाँ पे ये थ्योरी सेक्शन ख़त्म होता है। और यदि इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकता है और कमेंट करके हमें जवाब दे सकता है कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग छोड़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये है, ये वाली तालिका हम लोग छोड़ चुके हैं, तो इस तालिका के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका, थोड़ा साफ नहीं दिया है। इस तालिका के बारे में हम लोगों ने ऊपर ही ये जो चीज़ें दी हुई हैं, ये XC वगैरह XL वगैरह, तो इन सब के बारे में देख लिया है। वही चीज़ों के बारे में यहाँ पे ये तालिका बना के समझाया हुआ है, तो इससे ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें आपको समझाएंगे जो इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे चल के बहुत ही फ़ायदा करेगा। इसके बारे में अगला जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर होगा जो निमी के माध्यम से कराया जा रहे हैं, उसको आपको इसके बाद इसके अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।